Hello, welcome dear students. Welcome once again to online video lectures. Today we will start about the princely states. In the previous video, we have discussed regarding the Indian Independence Act and the rejoice, the celebrations which were done by the citizens of our country, and we have also discussed about the Indian Independence Act, the Mountbatten Plan, etc. So, when we are continuing the same chapter, we have come to the new topic, that is the princely states. So, we will discuss about the princely states. So, as per the Indian Independence Act, many princely states declared their desire to remain independent. इसका मतलब ये है कि जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने उसमें यह मेंशन किया था, उन्होंने यह निर्देश दिया था कि जितनी भी रियासतें हैं हमारे देश में, उनकी अपनी इच्छा है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होकर के एक अखंड भारत की स्थापना करें, या अगर वो चाहते हैं तो अपने खुद का अलग देश बना करके राजा की तरह रह सकते हैं। परंतु ऐसा हुआ नहीं, और आखिरी में सभी प्रिंसली स्टेट्स जो है वो अखंड भारत में शामिल हो गए और एक भारत देश की रचना हुई। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। सर सीआर रामन स्वामी अय्यर declared the state of Travancore as a sovereign republic. It was followed by the Nizam of Hyderabad, Nawab of Bhopal, and Holkar of Indore. The Nawab of Junagadh declared his desire to join the Union of Pakistan. तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसा लिखा गया था कि जो देश जो रियासत चाहे तो अपने आप को भारत में शामिल करा सकते हैं, या अगर वो चाहे तो अपना खुद का एक अलग राज्य या अलग देश बना सकते हैं, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ऐसे में जो ट्रावनकोर का राज्य था, जो रियासत था, उसके राजा ने कहा, सर सीआर रामास्वामी थे, उन्होंने कहा कि जो ट्रावनकोर है वो एक सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, यानी कि वो भारत में शामिल नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो हैदराबाद के निज़ाम थे और जो भोपाल के नवाब थे और इंदौर के जो होलकर्स थे, जो राजा लोग थे, इन्होंने भी कहा कि हम लोग अखंड भारत में शामिल नहीं होंगे और हम अपना रियासत अलग रखेंगे। इससे विपरीत जो जूनागढ़ का नवाब था, उसने कहा कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, क्योंकि हमें हमारी जो मुस्लिम नागरिक हैं उनकी बात को मान्यता देनी है। तो इफ़ एवरी प्रिंसली स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, देन इंडिया कुड नेवर हैव अटेन्ड इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि अगर सभी रियासतों ने, सभी राज्यों ने अगर खुद को इंडिपेंडेंस यानी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो हमारी जो देश की अखंडता है और एकता है वो कभी हमें हासिल नहीं हो पाती। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो कभी भी अखंड भारत की तरह स्थापित नहीं हो पाता। तो देयर वुड हैव बीन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ओवर बाउंड्रीज। तो इस वजह से क्या होता कि जितने भी छोटे छोटे राज्य बनते या रियासतें बनती, वो लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान में इस समय लड़ाई चल रही है बाउंड्री को लेकर के। उनका कहना है कि कश्मीर हमारा है, हम भारतवासी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो इसका फ़ैसला अब कौन करेगा, कैसे होगा, ये तो हमें भविष्य में ही मालूम पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते, अगर जैसे भारत देश एक सारी रियासतें इकट्ठी नहीं होती, छोटी छोटी रियासतों में बटा रहता, जैसे कि पहले भी अंग्रेज़ों के आने से पहले भी वो बटा ही हुआ था, इसीलिए तो अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया था और छोटे छोटे रियासतों में आपस में झगड़े लड़ाई करवा करके उन्होंने पूरे भारत पे कब्ज़ा कर लिया था। तो उसी तरीके से उन्होंने भी कहा था कि जो भी रियासत चाहे तो अखंड भारत में अपना योगदान दे सकता है, जुड़ सकता है, और अगर वो चाहे तो अपना स्वतंत्र देश स्थापित कर सकता है। तो अगर उनके कहने के अनुसार अगर ऐसा होता, तो आज भी एक छोटा राज्य दूसरे छोटे राज्य के साथ लड़ता ही रहता, और हमें जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जो जान गंवा दी थी, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी देश को बचाने के लिए, वो सब कुर्बानी ख़त्म हो जाती, जाया चली जाती, और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता।
the resource of development would become limited and the princely states would have indulged in disputes and independence would have become meaningless. तो इससे आखिर ये होता कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स थे, जितने भी डेवलपमेंट के साधन थे, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो जाते क्योंकि वो बढ़ जाते। सारे रियासत के पास जो भी उद्योग धंधे होते, जो भी रिसोर्सेज होते, जैसे कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता और कुछ के पास ज़्यादा होता, कुछ के पास कम होता। तो इस वजह से क्या होता कि डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़े लड़ाई होते रहते और आज़ादी का कोई मतलब नहीं निकलता। तो सबसे अच्छा यही तरीका था कि भारत में जितनी भी रियासतें थे उन सबको मिला करके एक भारत देश की स्थापना की जाए। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अगला टॉपिक है मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वेर 562 प्रिंसली स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो आज़ादी के समय में हमारे भारत देश में लगभग 5,000 नहीं है, 562 यानी कि 562 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतें थी, यानी कि 562 छोटे मोटे राज्य थे हमारे देश में। इंडिया बिकेम अ स्ट्रॉन्ग यूनियन एज ऑल ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स हैड जॉइंड द इंडियन यूनियन। तो जो 562 रियासतें थी वो सभी अखंड भारत में जुड़ गई, जिसके वजह से हमारा जो देश है वो काफ़ी मजबूत देश के रूप में उभर कर आया। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क was completed by the Vice Prime Minister and the Home Minister Sri Sardar Vallabhbhai Patel along with his secretary Sri V.P. Menon। तो इस काम को अंजाम दिया, इस बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग, बहुत ही मुश्किल जो काम था उसे पूरा किया हमारे उप प्रधानमंत्री और हमारे देश के पहले गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें उनका सहयोग दिया था उनके सेक्रेटरी, उनके सहायक जो थे श्री वीपी मेनन। इनके बारे में जब हम कभी विस्तार से बातें करेंगे तो श्री वीपी मेनन और सरदार पटेल ने आपस में किस तरह की बातें की थी, कैसे उन्होंने अलग अलग रियासतों के राजाओं को अपने बातों के द्वारा, अपने शब्दों से उन्हें मैनिपुलेट करके, उन्हें कन्विंस करके किस तरीके से उन्हें अपने अखंड भारत में शामिल किया था। जब भी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में तो उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं। दे अपील्ड टू द पैट्रियोटिज्म ऑफ द किंग्स एंड विद देयर एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक स्किल्स दे सक्सेसफुली मर्ज्ड 559 स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन। तो वो लोगों ने भारत देश को, जो छोटे छोटे राजा थे भारत देश के, उनको उनकी देशभक्ति याद दिलाई और अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स यानी कि अपने जो राजनीतिज्ञ स्किल थे उनके पास, उससे उन्होंने 559 यानी कि 559 राज्य को भारतीय अखंड भारत में उन्होंने जोड़ दिया। उसमें से जो सबसे पहला रियासत था जो अखंड भारत में जुड़ा वो है किंग ऑफ भावनगर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। यानी कि भावनगर के जो राजा थे, भावनगर गुजरात में है, भावनगर के जो राजा हैं कृष्ण कुमार सिंह जी, वो सबसे पहले अखंड भारत में जुड़े। एट द एंड ओनली 3 स्टेट्स वेर रिलेक्टेंट टू कोऑपरेट एंड दे वेर जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। आखिरकार 559 के बाद जो 3 राज्य बच गए थे उनमें वो 3 राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो कि अखंड भारत में जुड़ने से अपने आप को मना कर रहे थे, पर अंत में ये तीनों राज्य भी हमारे देश में जुड़े। वो कैसे हुआ हम आगे देखते हैं। The people of Junagadh were keen to join India and they launched protest for the same against the Nawab of Junagadh। तो जो जूनागढ़ के लोग थे उनका इरादा ऐसा था कि वो अखंड भारत में जुड़ेंगे और ना कि पाकिस्तान में जुड़ेंगे, जबकि नवाब जो था, जूनागढ़ का जो नवाब था, उसकी इच्छा थी कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे और अखंड भारत को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो रट्टू भाई अडानी अलॉन्ग विद द अदर पीपल एस्टैब्लिश्ड अर्जी हुकूमत। सरदार वल्लभ भाई पटेल कंडक्टेड रेफरेंडम एंड डिक्लेयर्ड जूनागढ़ एज द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एज पर द विल ऑफ इट्स पीपल। तो जूनागढ़ के जो लोग थे अपने नवाब के खिलाफ में जा कर के उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे नाम दिया गया अर्जी हुकूमत,
जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया रट्टू भाई अडानी ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम एक तरीके से वोटिंग होती है जिसमें किसी हम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चुनते। जब उसमें क्या होता है, सरकार एक सवाल पूछती है जिसका जवाब हमें देना होता है, इसे कहते हैं रेफरेंडम। और रेफरेंडम के बाद जब सभी लोगों ने कहा कि हमें अखंड भारत में जुड़ना है, ना कि पाकिस्तान में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को अखंड भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे। Military action was taken against the Nizam of Hyderabad and it was also merged in the Indian Union। उसके बाद जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो भी पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था और इंडिया में उनको जुड़ने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी थी। तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री वीपी मेनन को भेजा और कहा कि आप इनसे एक बार बात कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है, किसी भी तरीके से हैदराबाद को हमें अखंड भारत का हिस्सा बनाना है। तो श्री वीपी मेनन गए और वहाँ पर जब उनसे बातचीत की तो हैदराबाद के निज़ाम ने उनके साथ बदतमीजी से पेश आए और कहा कि हम पाकिस्तान में जुड़ेंगे और अखंड भारत में नहीं जुड़ेंगे। तो अंत में श्री वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर मिलिट्री भेजी और मिलिट्री के एक्शन की वजह से जो निज़ाम था हैदराबाद का वो डर गया और उसने अखंड भारत में जुड़ना कबूल कर लिया। और बाद में जो निज़ाम था वो छुप छुपाते हुए पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर इन 1948 एंड द किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरी सिंह ऑफिशियली जॉइंड द इंडियन यूनियन। तो उसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर पर हमला कर दिया और उस समय कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह, जो कि अपना खुद का राज्य जो था कश्मीर अलग रखना चाहते थे। वो ना कि पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे और ना ही भारत में जुड़ना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया, यह सोच के कि राजा हरी सिंह को हरा करके कश्मीर को अपने में कब्ज़ा कर लेंगे, तो महाराजा हरी सिंह भारत के पास आकर के मदद मांगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने ये शर्त रखी कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, परंतु आपको अखंड भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो फिर महाराजा हरी सिंह ने ऑफिशियली कहा कि हम अखंड भारत में शामिल होंगे। तो बाद में महाराजा हरी सिंह की मदद के लिए भारत की जो सेना थी वो सामने आई और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया गया। Geographically and strategically, it was very important that these states join the Indian Union। तो श्री वीपी मेनन के द्वारा जो इंडियन यूनियन का जो काम दिया गया था श्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। जोग्राफिकली यानी कि अगर देखा जाए तो कश्मीर अगर भारत का हिस्सा नहीं बनता तो शायद भारत को कई ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ते। हमने 1999 में देखा कि हिमालयंस के उस तरफ से पाकिस्तानी जो मिलिट्री थी उन्होंने आके चुपके से हमारे भारतीय सेना पे हमला कर दिया था। तो अगर कश्मीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अगर पाकिस्तान के पास होता तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू गिव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट to their people. It was assured that the government of India would prove to be a responsible government to the people। तो जितने भी रियासत के राजा थे वो चाहते थे कि अपनी प्रजा को एक ऐसी सरकार बना के दे जो कि रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार हो। तो भारत के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीति लोग जो थे, उन्होंने सभी प्रजा को ये अश्योरेंस दिया या पक्का विश्वास दिलाया कि जो भी सरकार बनेगी वो एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सरकार बनेगी और सभी प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखा जाएगा। द सेकंड रीज़न टू अग्री टू द मर्जर वॉज दैट पीपल बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। दूसरा ये भी कारण था कि सभी लोग भारत में मर्ज होना चाहते, भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि अब जो था एजुकेशन पूरी तरीके से मिलने लगा था सभी को, सभी लोग पढ़े लिखे थे और उनको अपने हक के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी थी, तो वो अपना अच्छा और बुरा जो है सोच सकते थे। एवरी इंडिविजुअल वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। सभी को आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, उन्हें पता चल गया था कि आज़ादी क्या होती है।
ईच वन वांटेड टू बी फ्री एंड डेवलप्ड। सभी यही चाहते थे कि हम आज़ाद रहें और अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। थस द किंग्स एंड देयर people anticipated desired development and being a part of Indian Union. It is a big thing to surrender one's kingdom except for some amount of property, and it indeed was a very credible act on the part of these kings of these princely states. तो अंत दर्जे में ये सभी लोगों को पता चल गया था कि अगर हम राजाओं के साथ रहेंगे तो छोटे से हिस्से में रहेंगे, छोटा सा देश होगा, और कुछ थोड़ा बहुत धन के लालच में अगर हम अखंड भारत में नहीं जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक नुकसान वाली बात होगी, और अखंड भारत में जुड़ने से ही हमें इसका फ़ायदा मिल पाएगा, ना कि अलग राज्य बनाने में। This merger of 562 princely states is a historical phenomena, and not only in the Indian but in the history of the world. तो ये जो 562 रियासतें थी जिन्हें जोड़ करके एक अखंड भारत बनाया गया, वो भारत के इतिहास में ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में एक रिमार्केबल फिनोमिना है, यानी कि एक ऐसी तारीख में लिखा गया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। India shall always remain indebted to Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon for fulfilling this mammoth task and securing the unity and integrity of India forever. Their contribution towards the country was invaluable. आखिरी में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री वीपी मेनन के जो कार्य थे, इतने बड़े जो मेहनत टास्क था, बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी कि भारत की अखंडता और एकता को सुरक्षा प्रदान करें, ताकि जो भारत है अखंड भारत का निर्माण हो सके एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उनके इस कार्य के लिए हमारे भारत की प्रत्येक जनता उनकी कर्जदार रहेगी, और उनका जो सहयोग था, उनका जो कोऑपरेशन था देश के लिए, उसकी कोई भी कीमत लगाना बहुत ही मुश्किल है। So dear students, we came to know about the contribution made by Shri Vallabhbhai Patel and Shri V.P. Menon in merging the princely states and making a united India. So I will request you to read once again and bring out the real sense which is given here. So I will end this video with the appeal that you will read it once again and will get the clear meaning about the chapter. So I will also request you to stay safe and stay at home. Thank you.